मेरा नाम अमित चौरिया, द स्टेनलेस स्टील एंड मेटल मर्चेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी। सर, जैसे कि आप मेटल्स के बिजनेस में हैं, तो सबसे पहले आप तो ये बताइए कि अगर कोई ये बिजनेस में आना चाहता है तो ये बिजनेस का मार्केट कैसा है, एक किस तरीके की चीज़ें इस एक बिजनेस से आप क्रिएट कर सकते हो, और क्या क्या चीज़ों में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना चाहिए? जैसा कि आपने पूछा है कि एक स्टार्टअप यदि कोई करना चाहता है इस बिज़नेस में, तो उसमें उसको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो देखिए, इसमें कमोडिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें स्टील यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स, किचनवेयर, कटलरीज और बहुत से लोग होम अप्लायंस, तो एक मिक्स करके एक बहुत बड़ी कमोडिटी बन जाती है जिसमें बहुत सारे रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं। तो अगर आप किस सेगमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये पहले डिसाइड करना ज़्यादा बेटर है। आप रिटेलिंग में जाना चाहते हो, होलसेलिंग में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी होगी। जैसे कि आपने कहा कि पहले डिसाइड करना चाहिए, तो जी, ऐसा मतलब एक क्या मार्जिन होता है कि कम इन्वेस्टमेंट से लेके एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तक का, कहाँ पे चीज़ें और प्रॉफिट बेस्ड चीज़ें किस चीज़ों में है? देखिए, इन्वेस्टमेंट वाइज अगर आप सोचते हैं तो कि जैसे अगर आप यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यानी ज़्यादा बिग इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वैसे एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स कि ये जो हमारा बर्तन का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये जनरली माइक्रो एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आती है। और इसमें अगर आप जाना चाहते हो तो आपको जो पहले तो प्रोडक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, पब्लिक की डिमांड क्या है, करंट ट्रेंड में क्या चीज़ें चल रही है। उसके बाद में फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की फिर टेक्निकल टर्म्स में आप जा सकते हैं, जहाँ से लैंड एक्वायर करना, परचेस करना, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है वो करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। और जैसे अगर आप शॉप ओन करना चाहते हो, कि अगर आप एक दुकान लगाना चाहते हो, तो उसमें फिर आपको पहले देखना है कि होलसेल बिजनेस करना है या रिटेल बिजनेस करना है। तो फिर अगर आपको रिटेल करना है तो आप किसी भी रिटेल मार्केट या अपकमिंग मार्केट, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, आप अपना वो लोकेशन वाइज सेटअप कर सकते हैं रिटेल। और यदि आपको होलसेल करना है तो या तो जो होलसेल मार्केट इतवारी वहाँ पे आप आके कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कहीं और XYZ किसी भी जगह में लेकर डायरेक्ट मार्केट पर। हमारा जो होलसेल का नेटवर्क है मार्केट का, वो जनरली 150 से 200 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में वो हमारा नागपुर वर्क करता है। तो अगर आप होलसेल करना चाहते हैं तो आप होलसेल मार्केट में आके भी कर सकते हैं, या तो फिर आप कहीं पे भी अपनी कोई भी लैंड पर एक अपना स्टॉक रेंज रख के, मगर आपको मार्केटिंग करके अलग अलग गाँव में अलग अलग शॉप्स में मार्केटिंग करके उसको सेल करके, वैसा आप होलसेल मार्केटिंग करके बिजनेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट, जैसे अगर आप रिटेल करना चाहते हैं तो आप रिटेल के लिए जहाँ भी आप शॉप लगाना चाहते हैं तो उस एरिया में वो लोकेलिटी कैसी है, पब्लिक कैसा है, सोसाइटी कैसी है, उसका आपको सर्वे करना होगा। आपको किस सेगमेंट और किस रेंज के प्रोडक्ट्स आपको बेचने हैं, वो आपको मार्केट आके पहले परचेसिंग करना होगा, और फिर उसके बाद में अपना रिटेल शॉप सेटअप करना होगा। अब इसमें आजकल न्यू ट्रेंड ये है कि एक ये तो हो गई ऑफलाइन मार्केट। अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मार्केट के लिए आपको जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसे कई वेबसाइट है, उनसे कम्युनिकेट करके, उनसे बातचीत करके ऑनलाइन भी आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये ऐसे जैसा बाकी बिजनेस चलते हैं लगभग वैसे ही है। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिकली इस मार्केट की अगर बात मैं बताऊँ तो आप अगर न्यू कमर हैं तो अगर आप जो यहाँ का होलसेल मार्केट है उसको अगर आप विज़िट करें, वहाँ सर्वे करें, तो आपके नॉलेज के लिए बेटर होगा, कि आप के डिसीजन मेकिंग के लिए बेटर होगा जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि ऑनलाइन मार्केट में भी हम चीज़ें कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चीज़ों में फ़र्क कितना आता है कि एक ऑफलाइन मार्केट में और ऑनलाइन मार्केट में कितनी चीज़ें होती है, कि कितना डिफरेंस है प्रॉफिट वाइज या फिर रिस्क वाइज, कितना चीज़ें होती है? देखिए, प्रॉफिट जो है ये डिपेंड करता है कि जैसे आप रिटेल की बात करते हैं,
यानी जो कॉस्टली मार्केट्स है जैसे बर्डी है, धर्मपेट है, नागपुर के फॉर एग्जांपल, वहाँ अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके कैलकुलेशंस डिपेंड करते हैं आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, तो एक्सपेंसेस प्लस आपकी अर्निंग, तो ये सारी समराइज करके आपको एक अपना प्रॉफिट निकालना होता है। तो ये लोकेशन पे भी काफ़ी चीज़ डिपेंड करता है। किसी मार्केट में वो सेम चीज़ कम रेट में मिल जाती है, किसी मार्केट में वही चीज़ थोड़ी ज़्यादा दामों में भी मिलती है क्योंकि उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। तो और प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करें तो रिटेल में, होलसेल में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में और मैन्युफैक्चरिंग में ये सब जगह वेरी होती है, प्रोडक्ट वाइज भी वेरी होती है और सेल वॉल्यूम वाइज भी वेरी होती है। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से सेल होती है तो उसमें हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन कम में भी काम होता है, लेकिन जो चीज़ें बहुत रेयर होती है, जिनकी सेलिंग कम होती है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा भी होता है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो है एक इसमें एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा ये नहीं है कि मीन्स आपका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 20%, 25% या 15% जो भी एक आपका मार्जिन बना हुआ है, ये प्रोडक्ट वाइज, लोकेशन वाइज डिपेंड करता है और वॉल्यूम वाइज भी डिपेंड करता है। चीज़ें मतलब अभी ऐसी है कि जो पुराने बर्तन होते हैं या पुराने जो भी चीज़ें होती है तो उसको अगर नए तरीके से मार्केट में लाना है तो वैसा कुछ है क्या? देखिए, अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई है उसके हिसाब से टूल टच, लेज़र प्रिंटिंग, ये स्टेनलेस स्टील वेयर में काफ़ी कुछ चलन में आया है। उसमें नए प्रिंट्स बनाकर मीन्स कस्टमर को वो जो पहले एक ग्लास था, पहले भी स्टील का ही था, आज भी स्टील का ही है, बट उसके ऊपर में एक लेज़र फिनिश करके नए डिज़ाइन, नए पैटर्न्स बनाए जाते हैं जिससे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये एक चीज़ें नहीं है कि नया नया अट्रैक्शन कैसे डेवलप किया जाए। अगर आपके पास में कोई आइडिया है कि जो शेप है, साइज़ है, डिज़ाइंस है, इन चीज़ों में वेरिएशन लाके आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और न्यू ट्रेंड में जैसा कि हेल्थ कॉन्शियस अभी लोगों में बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस आई है कि हेल्थ वाइज कि हम लोगों को कौन से प्रोडक्ट लेना चाहिए करके, कि जो हमारे, तो कॉपर का उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो रिसेंटली कॉपर बॉटल्स, कॉपर मग्स और ख़ासकर कॉपर वेयर्स जिसमें हम पानी रखकर, रात भर पानी रखकर सुबह पीते हैं या फिर उसको रेगुलर यूज़ में हम यूज़ कर सके कॉपर की यूटेंसिल्स। तो ये चीज़ें एक नई हैं जो देखने में आ रही हैं। और कटलरीज़ में बहुत रेंज है, कटलरीज़ में भी नए नए शेप, नए नए डिज़ाइन, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए चलते रहता है। तो ये एक डेवलपमेंट फेज़ है, एक रनिंग फेज़ है, हर साल कुछ ना कुछ नया इसमें देखने मिलता है। एक चीज़ ऐसी भी होती है कि जैसे कि आपने कहा अभी कॉपर, तो मतलब पीतल के बर्तन हो गए, तांबे के बर्तन हो गए, लोग अभी इन चीज़ों को यहाँ पे मतलब हमारे शहर में इतना यूज़ करने के लिए नहीं देखते हैं, बट हो सकता है कि इन चीज़ों का मार्केट दूसरे शहर में अच्छा हो। तो अपने शहर में उसका मार्केट बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर हम एक हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में जब स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम्स नहीं थे तब उस पुराने ज़माने में कॉपर, ब्रास, इसका चलन काफ़ी था। एक कासा करके एक मेटल आता, उसका भी चलन काफ़ी था, उसके भी बर्तन लोग उस पहले बहुत यूज़ करते थे। अगर आप अभी देखना चाहें तो एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स है जहाँ पर आज भी कॉपर को, ब्रास को और ख़ासकर कांसे को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और उनमें एक चलन ऐसा भी होता है कि शादी है, कोई फंक्शन है, तो उसमें पीतल और ब्रास इसके चीज़ें देना वो शुभ मानते हैं। तो एक ट्रेंड वहाँ पे है। और हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि एक यूटिलिटी वाइज जो फैसिलिटी है, जैसे स्टेनलेस स्टील की एक यूज़ में एक और ड्यूरेबिलिटी, ये दो चीज़ें हैं कि कस्टमर्स उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि भाई हमको धोने में दिक्कत नहीं होती है, टूट फूट नहीं होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ चलन स्टील का ज़्यादा हो गया है। और एल्यूमिनियम में लोगों का सोचना ये होता है कि उसका एक रीसेल वैल्यू उनको मिलेगा करके। एल्यूमिनियम वेयर लेने का कारण ये होता है कि अगर हम उसको 10-20 साल यूज़ भी करते हैं तो उसका हम जस्ट थ्रो नहीं करेंगे, उसका कुछ ना कुछ हमको स्क्रैप वैल्यू ज़रूर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो वो एल्यूमिनियम उसके लिए अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। तो अगर अभी हमारे यहाँ पे
थोड़ा सा इस चीज़ का हेल्थ वाइज अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कॉपर में बढ़ रहा है। तो अगर हम ब्रास को अगर यूज़ करते हैं कई चीज़ों में, जैसे हमारे पुराने लोग बोलते थे कि इसमें ब्रास में हम कुकिंग करें तो हमारे हेल्थ के लिए बेटर होता है, तो जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस और लोगों की चॉइस आएगी, मार्केट डेवलप हो जाएगा। एक सीजन वाइज क्या चेंज आता है इनमें, कि हो सकता है संक्रांत हो, दिवाली हाँ। हो, कोई भी चीज़ें हो, तो ये टाइम पे भी ऐसा होता है कि सब चीज़ों में वैरायटीज काफ़ी आती है, या क्वालिटी का भी हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए, तो ऐसे भी कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे सीज़न वाइज चेंजेस अभी रिसेंटली जैसे दिवाली गई, तो दीपावली में लोग अपने घरों के लिए काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। तो वो देखते हैं कि भाई लास्ट ईयर तो हमने ये लिया था, कुछ चीज़ें ली थी, इस साल नया क्या है, तो वो नई चीज़ों उनको अट्रैक्ट करती है। और अभी जैसे संक्रांत आने वाली है, जनवरी का महीना है, संक्रांत में तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक संक्रांत का हल्दी कुंकू तिल गुड़ का काफ़ी चलन है, उसमें एक गिफ्ट देने का भी चलन है। तो हमेशा लेडीज़ लोग, खासकर लेडीज़ लोग जो घर की गृहिणियाँ हैं, ये लोग ही मार्केट जाती है, ये लोग सर्च करते हैं, तो उनमें छोटी छोटी चीज़ें जो जिसकी यूटिलिटी भी हो और जो अट्रैक्टिव भी हो, जहाँ उनको और उनके जो प्राइस सेगमेंट है, जिस प्राइस में वो ख़रीदना चाहते हैं, तो वो उसमें बहुत रेंजेस है, बहुत चीज़ें हैं उनके प्राइस रेंज में, उनको अट्रैक्टिवनेस में और उसकी यूटिलिटी के हिसाब से वो खरीद कर वो सेल करते हैं, जिसका काफ़ी बड़ा सीज़न होता है ये संक्रांत का, और काफ़ी वॉल्यूम में माल बिकता है पूरे मार्केट से संक्रांति में। और जैसे गर्मी का सीज़न आता है हमारा, तो गर्मी में शादियाँ होती है, तो शादियों का एक स्पेशल सीज़न होता है, शादियों में बर्तन लिए दिए जाते हैं, बहुत पुरानी चलन है, प्रथा है। तो उसमें भी बहुत लोग स्टील है, जर्मन है, तांबा पीतल है, अपनी अपनी परचेसिंग के हिसाब से, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से खरीद कर गिफ्ट करते हैं, शादियों में देते हैं। तो उस समय भी एक सीज़न काफ़ी बड़ा होता है, वो पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में बहुत सेल होता है। एक इस बिजनेस का रिस्क कैसा है, ऐसे आपको लगता है? देखिए, हर एक बिजनेस या किसी भी चीज़ में आ जाए तो प्रो एंड कॉन्स तो होती ही है। तो अगर हम इस बिज़नेस के बात करते हैं तो थोड़ा सा ये, इसमें अगर आप रिटेल आउटलेट खोलना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी वाइड रेंज है। तो वो वाइड रेंज का आपको एक स्टॉक मेंटेन करना होता है। कस्टमर आपके पास में आएगा, वो क्या मांगेगा, किस चीज़ की डिमांड करेगा, ये आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होता है। तो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको परचेस कर कर अपने शॉप में रखने पड़ते हैं। तो इसमें रिस्क यही है कि एक थोड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, और अगर सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं जो बाकी बिजनेस में आती है वो वैसी ही है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप कस्टमर को वो जैसा चीज़ चाह रहा है, जो चीज़ चाह रहा है, वो अगर अवेलेबल कराते हैं, रीज़नेबल रेट्स में देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सेटअप होने में, बिज़नेस सेटअप होने में टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो बिज़नेस बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और रिस्क इसमें इतना ही है कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है तो आपका डेड स्टॉक बढ़ सकता है, तो वो डेड स्टॉक को मेंटेन करना, ये एक रिस्क मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इसके अगेंस्ट में इसके पॉजिटिव साइड्स भी है कि जैसे इसमें जैसे कपड़ों के बिज़नेस में जाते हैं तो ट्रेंड्स एंड फैशन बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, इसमें वो उतना रैपिडनेस नहीं है। और अगर आप जैसे पेरिशेबल गुड्स में जाते हैं, या फल में है, सब्जी है, या फूड आइटम्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आप किराना है, तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि आप 1 महीना 2 महीना एक लिमिटेड टाइम के लिए आप स्टॉक कर सकते हैं, वो ख़राब हो सकती है, गल सकती है। तो इसमें मेटल ख़राब नहीं होता, गलता नहीं है, और इसका ट्रेंड एक रैपिड चेंज नहीं है। जो रेगुलर रनिंग आइटम्स है वो 10 साल पहले भी बिक रही थी, आज भी बिक रही है और आगे भी बिकती रहेंगी। तो ये इसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं। एक चीज़ ऐसी भी है कि अभी ऑनलाइन मार्केट जैसे मतलब आ चुका है, तो उसकी वजह से मतलब जो हमारा ऑफलाइन मार्केट है जहाँ पे लोग खुद से जाके खरीदते हैं जी, तो जो चीज़ें ग्राहक को मिल नहीं रही है वो आपको बता सकते हैं कि हमें ऐसे चाहिए, तो आप कहीं से मंगवा के दे सकते हो या फिर बनवा के दे सकते हो, तो आपको वो चीज़ की क्वालिटी पता होती है और आप उन्हें बनवा के भी दे सकते हो। पर कई बार ऐसे हो जाता है कि लोगों को वो चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है तो वो लोग क्विकली ऑर्डर करके विद इन 4-5 दिन वो लोग को मिल जाता है, बट वहाँ पे क्वालिटी का इशू आ जाता है। तो ये दोनों चीज़ों का फ़र्क कैसे बताइए आप? देखिए, ऑनलाइन मार्केट एक ऐसा है कि एक
वो आप एक ग्लोबल लेवल पे चले जाते हैं। अगर आप लोकल परचेसिंग करते हैं तो आप एक लोकल लेवल पे जाते हैं, लेकिन आप जैसे ही ऑनलाइन में जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाते हैं या ऑनलाइन जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऐप को आप डाउनलोड कर उसमें सर्च करते हैं, तो आप एक ग्लोबल लेवल पे चले जाते हैं। तो ग्लोबल लेवल में क्या होता है ना कि ऑल इंडिया लेवल पे बोलो या इंडिया के बाहर से भी जो चीज़ें आती हैं, वहाँ पे आपको एक बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ क्लिक आपको दिख जाते हैं। लेकिन आप जब लोकल स्टोर पे विज़िट करते हैं तो लोकल स्टोर में जनरली जो शॉपकीपर है वो वही चीज़ों को परचेस करता है जो कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में बिकती है और जो उसको अवेलेबल होती है। अब जैसे अगर आप कोई नया आइटम लेकर आते हैं, ऑनलाइन सर्च करके अगर कोई नई चीज़ आती है तो ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है, बट उसको थोड़ा टाइम लगता है, कुछ दिन कुछ समय के बाद में वो वहाँ भी अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ऑफलाइन का एडवांटेज ये है कि जब आप शॉपकीपर के पास जाते हो, उसको चेक करते हो, तो आप उसको फील कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो और उसकी क्वालिटी को आप चेक कर सकते हो। ऑनलाइन में वो चीज़ें आपको उतनी नहीं मिलती कि प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद में, आपके पास आने के बाद में ही आपको वो समझ में आता है कि वो उसका फ़ोटो में जो था लुक वो एक अलग था और आपके हाथ में आने के बाद उसको कुछ शायद अलग लग रहा है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है मे बी वो मीट करे या ना करे, ये डिपेंड करता है। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा होता है कि आप पहले प्रोडक्ट चेक करते हो, देखते हो, समझते हो, उसके बाद में उसको आप परचेज़ करते हो। तो ऑफलाइन में ये एडवांटेज आपको हमेशा रहता है। और एक ऐसा रहता है कि एक शॉपकीपर का ट्रस्ट रहता है कि अगर आपको प्रोडक्ट लेकर आप जाते हैं तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ ये आती है, तो आप इमीडिएटली शॉपकीपर के पास जाकर उसको इसकी कंप्लेंट कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। तो ये ऑफलाइन के एडवांटेज ये भी होते हैं। हाँ, लेकिन ऑनलाइन का एडवांटेज ये होता है कि एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट आपको उसमें विद इन अ क्लिक देखने मिल जाती है, जिसके लिए आपको लोकल मार्केट सर्च करना नहीं पड़ता। सपोज़ आप कोई गिफ्ट आइटम खरीदना चाहते हैं तो आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आप 24/7 अपने घर में कभी भी उसको देख के सर्च कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप लोकल मार्केट में चेक करना जाए तो आपको पूरा दिन लग जाता है कि शॉप टू शॉप विजिट करना, नई चीज़ें देखना है, हर एक दुकान में नई चीज़ें मिलती हैं। तो ये अलग अलग ट्रेंड है, दोनों के अपने अपने बिजनेस है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। ऐसा इस चीज़ का ऐसा है। बट कोई चीज़ ऐसी है क्या कि मतलब जो मार्केट था, हाँ, बर्तन और ये सारी चीज़ों, हाँ, ये ऑनलाइन मार्केट आने के पहले काफ़ी अच्छा था। अच्छा। और अभी ये ऑनलाइन चीज़ें आने के बाद में अभी लोगों के पास में ऑप्शन है, तो उन चीज़ों के वजह से ये जो लोकल मार्केट्स होते हैं जहाँ लोग खुद जाकर आते हैं, उस पर कोई फ़र्क पड़ा हुआ है क्या? देखिए मैडम, ये एक प्रकार से आप पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन का इम्पैक्ट क्या है, लोकल ऑफलाइन में ऑनलाइन का इम्पैक्ट क्या है। तो ऑनलाइन से तो डेफिनेटली एक जो मार्केट शेयर है वो तो दुकानदारों का जाता ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, हमारे कंट्री का, हमारे सिटी का। तो सब अगर ऑनलाइन में काफ़ी मार्केट शेयर जाता भी है तो भी हमारे पास काफ़ी बड़ा एक कस्टमर बेस अवेलेबल है जो ऑफलाइन दुकानों से ख़रीदता है। तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ासकर अगर मैं बर्तन, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की जब बारे में बात करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसके फीचर्स आप चेक करके ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें बिकती है। लेकिन बर्तन एक ऐसा है कि एक जो घर की लेडीज़ है, गृहिणियाँ हैं, वो अपने काम के लिए ख़रीदती है, तो उनको उस चीज़ का फील आना, समझना, जैसे पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका वेट कैसा है, उसकी चमक कैसी है, उसकी यूटिलिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सेटिस्फेक्शन आना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए लोग प्रीफर करते हैं कि ऑनलाइन से भले ही फ़ोटो देख लेंगे, रेट देख लेंगे, लेकिन एक बार ऑफलाइन लोकल मार्केट में जाकर उसको फिजिकली चेक करके ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इम्पैक्ट तो है, नो डाउट, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप ऑफलाइन काम नहीं कर सकते। अगर आप कस्टमर से अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रख सकते हैं, उसको कस्टमर को अगर अच्छी डील दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास में अच्छे चांसेस हैं, आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं।